गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 14वीं प्रश्नावली कर रहे थे उससे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 14.1 प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम इसका छठा क्वेश्चन हल करेंगे। तो छठा क्वेश्चन दिया है, इसने निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो। तो हमें ये बनाना है कि ये जो दर्पण रेखा खींची है इसके दोनों तरफ जो आकृतियां हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। तो इस दर्पण रेखा की तरफ इस तरह की आकृति बनी है, ये दूसरी तरफ भी हम इसी तरह की आकृति बना देंगे। तो नीचे की तरफ 2 खाने, उसके बाद में ये लेके गया है लास्ट पर 2 खाने छोड़ करके, फिर लेके गया है इधर 2 खाने छोड़ करके, फिर ये ऊपर लाया है 2 खाने छोड़ करके, उसके बाद ये नीचे लाया है 2 खाने छोड़ करके और बाद में इसे इसने मिला दिया है पहले पॉइंट से। तो ये हमारे पास पहली आकृति बन गई। उसके बाद दूसरी आकृति में हमारे पास पहले लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे, फिर नीचे, फिर लेफ़्ट साइड, फिर नीचे, फिर लेफ़्ट साइड और फिर नीचे। इसी तरह से हमें इस तरफ करना है, नीचे राइट साइड, नीचे राइट साइड, नीचे और फिर राइट साइड। यहाँ से भी वैसे करना है, राइट साइड ऊपर, राइट साइड ऊपर, राइट साइड और ऊपर। ये हमारा कंप्लीट हो गया दूसरा पार्ट। उसके बाद में तीसरा पार्ट जो है इसमें हमें ये चाप बनाना है और चाप बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह की आकृति बनानी पड़ेगी। इस तरफ भी हमें इसी तरह की कुछ आकृति बनानी पड़ेगी और इस तरफ भी हमें कुछ इस तरह की आकृति बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास इसके जो तीनों पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम इसका अगला क्वेश्चन हल करेंगे, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न क्या दिया है हमें? 7वां प्रश्न हमें दिया है इसने, निम्नलिखित आकृतियों के लिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्याएं बताइए। सममित रेखाओं की संख्याएं बताइए। तो हमें निम्न आकृतियों के नाम दिए गए हैं, उनमें हमें सममित रेखाओं की जो संख्या है वो बतानी है। पहला हमें दिया है इसने समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास समबहुभुज के लिए जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही उसमें सममित रेखाएं होंगी। तो इसमें कितनी समबहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? इसमें 3 भुजाएं। तो इसके लिए जो हमारे पास सममित रेखाओं की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 3। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 3। बी पार्ट में हमें दिया है, इसने क्या दिया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं? इसमें हो सकती हैं सिर्फ एक रेखा। उसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में हमें जो नाम दिया है वो है एक विषमबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होंगी? एक भी नहीं होगी। कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद में डी पार्ट, डी पार्ट में हमें क्या दिया है इसने? डी पार्ट में दिया है एक वर्ग। तो एक वर्ग में कितनी होगी? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4 भुजाएं हैं, तो उसके लिए सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट में इसने दिया है हमारे पास एक आयत। आयत में कितनी हमारे पास रेखाएं होंगी? इसमें होंगी 2, क्योंकि एक ऊर्ध्वाधर हो जाएगी और एक क्षैतिज हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास जो नाम दिया है इसने वो है एक समचतुर्भुज। एफ हमारे पास है एक समचतुर्भुज।
और समचतुर्भुज में कितनी रेखाएं हो सकती हैं? सममित रेखाएं। इसमें भी हमारे पास 2 होंगी सममित रेखाएं विकर्णों के अनुदिश। उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट। जी में नाम दिया है इसने एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कितनी रेखाएं होंगी? इसमें होंगी 0, क्योंकि ना तो ये विकर्णों के अनुदिश कोई सममित रेखा बनेगी, ना ऊर्ध्वाधर और ना ही क्षैतिज। उसके बाद एच पार्ट में दिया है इसने एक चतुर्भुज, इसका नाम नहीं दिया है। एक सामान्य चतुर्भुज कहाँ है? तो कोई एक सामान्य चतुर्भुज में कोई भी हमारे पास सममित रेखा नहीं होती है, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 0। उसके बाद हमारे पास है आई पार्ट। इसमें दिया है एक समषड्भुज। आई पार्ट में है एक समषड्भुज। समषड्भुज में समबहुभुज है ये, और कितनी भुजाएं होती हैं इसमें? 6 भुजाएं। तो इसमें सममित रेखाएं कितनी होंगी? 6। उसके बाद हमारे पास है जे पार्ट। जे पार्ट में हमें दिया है एक वृत्त। तो एक वृत्त जो है उसकी कितनी भी हम रेखाएं खींच सकते हैं, सममित रेखाएं, तो इसमें आ जाएगा अनंत या असीमित, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या दिया है हमें? 8वां प्रश्न दिया है इसने अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में, प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदेश, निम्नलिखित के अनुदेश प्रावर्तन सम्मिति, प्रावर्तन सम्मिति, इसको ब्रैकेट में लिखा है दर्पण प्रावर्तन से, दर्पण प्रावर्तन से संबंधित सम्मिति है। तो इसके लिए पहला हमें दिया है इसने एक ऊर्ध्वाधर दर्पण। ये हमारे पास है एक ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो हमें ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारे पास अक्षर होते हैं उनमें किन किन अक्षरों में ये प्रावर्तन सम्मिति हैं अगर दर्पण ऊर्ध्वाधर हो। तो ऊर्ध्वाधर सम्मिति किस में होगी? एक तो हमारे पास आ जाएगा ए, बी में नहीं हो सकती, सी में नहीं, डी में भी नहीं, ई में भी नहीं, एफ में भी नहीं, जी में नहीं, एच में हो सकती है, आई में हो सकती है, जे में नहीं होगी, के में नहीं, एल में नहीं, एम में हो सकती है, एन में नहीं होगी, ओ में हो सकती है, पी में नहीं होगी, क्यू में नहीं होगी, आर में नहीं होगी, एस में भी नहीं होगी, टी में हो सकती है, यू में भी हो सकती है, वी में भी हो सकती है, डब्ल्यू में भी हो सकती है, एक्स में भी हो सकती हैं और वाई में भी हो सकती है, जेड में नहीं हो सकती। तो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के ये अक्षर हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर दर्पण सम्मिति मिलेगी। उसके बाद में हमारे पास हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया है इसने? एक क्षैतिज दर्पण। तो अब की बार हमें कहा है कि क्षैतिज दर्पण है, तो इसका मतलब क्षैतिज सम्मिति रेखा देखनी है हमें। एक क्षैतिज दर्पण, तो क्षैतिज सम्मित रेखा किसमें मिल सकती है? ए में नहीं होगी, बी में हो सकती है, सी में भी हो सकती है, डी में भी हो सकती है, ई में भी हो सकती है, एफ में नहीं होगी, जी में नहीं होगी, एच में हो सकती है, आई में हो सकती है, जे में नहीं होगी, के में हो सकती है, एल में नहीं होगी, एम में नहीं होगी, एन में भी नहीं होगी, ओ में हो सकती है, पी में नहीं होगी, क्यू में नहीं, आर में नहीं,
एस में नहीं, ओ में, एस टी में नहीं हो सकती, यू में भी नहीं हो सकती, वी में भी नहीं होगी, डब्ल्यू में भी नहीं होगी, एक्स में हो सकती है, वाई में नहीं होगी और ना ही जेड में होगी। तो हमारे पास कौन कौन से अक्षर आ गए? बी सी डी ई एच आई ओ और एक्स, और साथ में हमारे पास क्या है? के। उसके बाद तीसरा पार्ट हमें क्या पूछा है इसने? सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा है इसने कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉमन है वो इसके अंदर आ जाएंगे, जिसमें क्षैतिज दर्पण भी हैं और ऊर्ध्वाधर दर्पण में भी हैं। तो क्षैतिज दर्पण में और ऊर्ध्वाधर दर्पण में कॉमन कौन है? पहले तो है हमारे पास H, उसके बाद हमारे पास है I, उसके बाद हमारे पास है O और उसके बाद हमारे पास है X। ये चार अक्षर ऐसे हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर सममिति भी है और क्षैतिज सममिति भी है। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। 9वें प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 9वें प्रश्न में हमें दिया है, इसने क्या दिया है? ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 9, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा न हो, जिनमें कोई सममित रेखा न हो। तो हमें ऐसे 3 आकारों के नाम बताने हैं जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं होती। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? सारणी में हमने लिखे थे। एक तो आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा? एक चतुर्भुज, और तीसरा क्या आ जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। ये हमारे पास ऐसी आकृतियां हैं जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम इसका 10वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है इसने? इसने दिया है, आप निम्नलिखित आकृतियों की, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए, सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? अन्य क्या नाम दे सकते हैं? तो हमें जो आकृति दी है उसके लिए हमें बताना है कि इनकी जो सममित रेखा बनेगी उसका और क्या नाम हो सकता है। तो इसमें ए पार्ट इसने दिया है, क्या पूछा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जब हम सममित रेखा खींचते हैं तो उसे बराबर 2 भागों में बांटती है, सामने वाली भुजा को भी और शीर्ष के कोण को भी। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? माध्यिका। इसका दूसरा नाम क्या होगा? माध्यिका। बी पार्ट में हमें पूछा है इसने एक वृत्त। तो एक वृत्त की अगर हम सममित रेखा खींचेंगे तो वो किसके बराबर होगी? वो व्यास के बराबर होगी। तो उसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? व्यास। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 14.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 14.2 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो 14.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इसने क्या दिया है? निम्नलिखित आकृतियों में से, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में
एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति हैं, एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति हैं। तो हमें ये बताना है कि जो आकृतियां दी हैं उनमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति किन किन आकृतियों में है। तो हमने घूर्णन सममिति के क्रम के लिए क्या पढ़ा था कि जब एक अक्ष के अकॉर्डिंग, एक केंद्र के अकॉर्डिंग कोई आकृति घूर्णन करती है यानी कि घूमती है, तो जितनी बार वो अपनी पहले वाली अवस्था को दिखाती है वो क्या होती है, उसकी घूर्णन सममिति का क्रम होती है। तो हमें जो आकृतियां दी हैं उनमें हमें ये चेक करना है कि किन किन आकृतियों में एक से अधिक बार वो एक जैसी दिखाई देती है अपना एक घूर्णन पूरा करने में। तो हमारे पास पहली जो आकृति है वो हमारे पास दी है, इसने एक वृत्त है हमारे पास और उसके दो व्यास इस तरह से खींचे गए हैं। ये हमारे पास घूर्णन केंद्र हैं। इस घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग जब ये घूमेगा तो ये कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, 4 भाग किए हैं, एक जैसे भाग हैं तो ये 4 बार एक जैसा दिखाई देगा। तो इसमें एक से अधिक घूर्णन सममिति का क्रम है, तो लिख देंगे इसका आंसर है हाँ। उसके बाद में बी पार्ट हमें जो दिया है इसने, बी पार्ट में हमारे पास है एक समबाहु त्रिभुज, इसमें घूर्णन केंद्र है बीच में। अब ये जब घूमेगा तो ये कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, 3 बार। तो इसमें भी क्या है, घूर्णन सममिति के एक से अधिक क्रम है। सी पार्ट में हमें दिया है इसने इस तरह की आकृति, कुछ इस तरह की आकृति है, बीच में इसका घूर्णन केंद्र है, ये दोनों एक ही तरफ हैं। तो इसमें जो घूर्णन जो सममिति का क्रम है वो एक से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इसके लिए क्या है, इसमें घूर्णन सममिति के क्रम एक से ज़्यादा नहीं है। अगर ये दूसरी साइड होता तो घूर्णन सममिति के क्रम एक से ज़्यादा हो जाते। डी पार्ट हमें दिया है इसने, डी पार्ट में एच बना करके दिया है हमें, कुछ इस तरह की आकृति है। अब बीच में हमें इसके लिए घूर्णन केंद्र दिया है, जब ये घूमेगा तो ये एक से ज़्यादा बार एक जैसा दिखाई देगा, तो इसमें घूर्णन सममिति का क्रम एक से ज़्यादा है। उसके बाद में इसने दिया है हमें फिर से वृत्त और इसके 3 भाग किए हुए हैं इसने, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास घूर्णन केंद्र है, इसके अकॉर्डिंग जब ये घूमेगा तो एक से ज़्यादा बार दिखाई देगा एक जैसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है उसमें हमें कुछ इस तरह के पंख से बना करके दिए हैं। आगे वाला जो पार्ट है एफ पार्ट, इसमें कुछ इस तरह की आकृति इसने बनाई है। तो इसमें किस तरह से बनाया है इसने, कुछ इस तरह की आकृति है। अब बीच में इसका घूर्णन केंद्र है, जब घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग घूमेगा तो सारे पंख एक जैसे हैं, इसके एक से ज़्यादा बार एक जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसमें घूर्णन सममिति का क्रम जो है वो एक से ज़्यादा होगा। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसमें पूछा है उसका आंसर हम देंगे। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हमें क्या दिया है, इसके लिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम हमें बताना है। तो घूर्णन सममिति का क्रम बताने के लिए हमारे पास जो आकृतियाँ दी हैं उसमें पहली जो आकृति दी है उसे अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम इसे पूरा घूर्णन करवाएंगे तो ये 2 बार एक जैसी दिखाई देगी, इसलिए इसमें घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो कितना हो जाएगा, 2। तो पहला हमारे पास है, पहले का आंसर क्या है, 2। फिर बी पार्ट में जो हमें दिया है इसके लिए हमारे पास
जो घूर्णन के लिए कोण दिया है वो 180 डिग्री है। जब ये घूमेगा, अपना पूरा घूर्णन करेगा, तो ये कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा? 2 बार। तो इसके लिए भी घूर्णन सममिति का क्रम जो है वो कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद में सी पार्ट में हमें दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। जब ये अपने घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग घूमेगा तो ये 3 बार एक जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसके लिए जो घूर्णन सममिति का क्रम है वो कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद जो चौथा दिया है डी पार्ट, डी में जब वो घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग घूमेगा 4 बार एक जैसा दिखाई देगा, तो इसके लिए घूर्णन सममिति का क्रम क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद जो हमारे पास ई पार्ट दिया है, इसमें भी जब ये घूमेगा तो ये हमारे पास 4 बार एक जैसा दिखाई देगा, तो इसकी घूर्णन सममिति का क्रम भी कितना हो जाएगा? 4। अगला हमें दिया है पंचभुज। तो पंचभुज जो हमारे पास है वो जब घूमेगा तो एक जैसा कितनी बार दिखाई देगा? 5 बार। तो इसकी घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद है हमारे पास ये स्टार दिया हुआ है और इसके लिए जो कोण बनाए गए हैं इसमें वो कितने हैं? 6। तो ये कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा? 6 बार। तो इसकी घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा? जी पार्ट में ये आ जाएगा 6। फिर हमारे पास है एच पार्ट। एच पार्ट में हमें जो आकृति दी है वो 3 बार एक जैसी दिखाई देगी जब ये अपना पूरा घूर्णन करेगी, तो इसके लिए घूर्णन सममिति का क्रम कितना है? 3। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 14.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 14.3 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो हम 14.3 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। 14.3 का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इसने किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? हमें दिया है इसने किन्हीं 2 आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो। तो हमें ऐसी 2 आकृतियों के नाम बताने जिसमें रैखिक सममिति भी हो और क्रम 1 से ज़्यादा हमारे पास घूर्णन सममिति भी हो। तो हमारे पास कोई भी नाम दे सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं इनके। पहला हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि उसमें रैखिक सममिति भी होती है और उसके लिए घूर्णन सममिति का क्रम भी 1 से ज़्यादा होता है, 3 होता है। दूसरी आकृति कौन सी हो जाएगी? वृत्त हम लिख सकते हैं। वृत्त में रैखिक सममिति भी होती है और उसके लिए घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो भी 1 से ज़्यादा होता है, असीमित होते हैं। तो ये इसके आंसर हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमें दिया है इसने, जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। तो प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। तो हमें आकृति खींच के बतानी है जो कंडीशन इसने दी है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला पार्ट इसने दिया है, क्या कहा है इसने? एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हों। 1 से अधिक की घूर्णन सममिति
दोनों ही हों। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण क्या होगा इसका, त्रिभुज का उदाहरण बताना है जिसमें रैखिक सममिति भी है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति भी है। तो इसमें उदाहरण आ जाएगा इसका समबाहु त्रिभुज, जिसमें रैखिक सममिति भी होती है और उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति भी होती है। तो ये हमारे पास इसके लिए समबाहु त्रिभुज इसका आंसर है। ये इसका रफ चित्र बन गया। उसके बाद में बी पार्ट में इसने पूछा है, इसने कहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज बताना है, एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक सममिति, जिसमें केवल रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो, अधिक की घूर्णन सममिति न हो। तो हमें ऐसा त्रिभुज बताना है जिसमें रैखिक सममिति तो हो लेकिन क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। तो हमारे पास वो कौन सा त्रिभुज है जिसमें रैखिक सममिति होती है लेकिन एक क्रम से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें रैखिक सममिति तो है लेकिन इसके अंदर जो घूर्णन सममिति का क्रम है वो एक से ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारे पास रैखिक सममिति के लिए रेखा बन जाएगी। ये हमारे पास रैखिक सममिति है जैसे समबाहु त्रिभुज में, और इनके लिए जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 120 डिग्री, यानी कि इसके लिए क्रम कितना हो जाएगा 3। लेकिन इसमें जो हमारे पास रैखिक सममिति घूर्णन सममिति है वो घूर्णन सममिति का क्रम एक से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग इसे घुमाएंगे तो एक बार ही एक जैसा दिखाई दे सकता है, दूसरी बार ये एक जैसा दिखाई नहीं देगा। तो हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमें इसका तीसरा पार्ट हल करना है। तो तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है इसने, तीसरा पार्ट है एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो, परंतु रैखिक सममिति न हो, रैखिक सममिति न हो। तो इसका उदाहरण हमने सारणी में पढ़ा था। 14 पॉइंट कौन सी थी वो सारणी, 14.1 के अंदर जो हमने सारणी बनाई थी उसमें था कौन सा चतुर्भुज है ये चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। इसमें रैखिक सममिति नहीं होती है लेकिन इसके अंदर घूर्णन सममिति जो है वो एक से अधिक क्रम की होती है। कहने का मतलब अगर हम इसे किसी घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो इसके लिए ये दो बार एक जैसा दिखाई देगा। तो ये हमारे पास आ गया समांतर चतुर्भुज। उसके बाद हमें चौथा जो पार्ट दिया है वो है एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति न हो। तो इसे पहले लिखेंगे, क्या दिया है इसने चौथे पार्ट में, चौथे पार्ट में दिया है इसने एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो, केवल रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की
घूर्णन सममिति न हो। तो इसके लिए उदाहरण क्या बनेगा? इसके लिए उदाहरण बनेगा हमारे पास समलंब चतुर्भुज। क्या बनेगा? समलंब चतुर्भुज। और इसके लिए हमारे पास अगर समलंब चतुर्भुज बनाएं तो कुछ इस ऐसी आकृति बनती है। इसमें रैखिक सममिति तो होगी, लेकिन इसमें जब घूर्णन सममिति निकालेंगे, घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग इसे घुमाएंगे तो सिर्फ ये एक बार ही एक जैसा दिखाई दे सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया? समलंब चतुर्भुज। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया है? पहले हम इसे लिखेंगे, फिर हम इसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास, क्या है तीसरा प्रश्न? यदि किसी आकृति की, प्रश्न नंबर 3, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों, दो या अधिक सममित रेखाएं हों, तो क्या यह आवश्यक है कि, तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की, उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी? तो इसके लिए आंसर है हाँ, क्योंकि अगर हमारे पास जो आकृति दी है उसमें दो या उससे ज़्यादा सममित रेखाएं हैं, तो जब हम उसे घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो वो एक से ज़्यादा बार एक जैसी दिखाई देगी। इसलिए उसमें घूर्णन क्रम की जो सममिति है, सममिति का जो क्रम है घूर्णन सममिति का, वो एक से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। क्या लिखेंगे? यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममित रेखाएं हों तो यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरना है और सारणी दी है। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। तो सारणी में हमें 4 कॉलम दिए हैं। एक तो हमें दिया है आकार, फिर हमें दिया है इसने घूर्णन का केंद्र, घूर्णन का केंद्र, फिर हमें दिया है इसने घूर्णन सममिति का क्रम, घूर्णन सममिति का क्रम, उसके बाद में हमें दिया है इसने घूर्णन का कोण, घूर्णन का कोण। और आकृतियां हमें कौन कौन सी दी हैं, आकार कौन कौन से हैं? वर्ग, आयत, उसके बाद है समचतुर्भुज, उसके बाद हमारे पास है समबाहु त्रिभुज,
नेक्स्ट हमारे पास है समषड्भुज, फिर है हमारे पास वृत्त और अर्धवृत्त। अब इनके लिए हमें बताना है कि घूर्णन का केंद्र इसमें है या नहीं। घूर्णन का केंद्र है, उसके बाद में घूर्णन सममिति का क्रम हमें बताना है, फिर हमें घूर्णन का कोण बताना है कि घूर्णन का कोण कितना होगा इसके लिए। तो हमारे पास ये सारणी है, इसमें लिखेंगे वर्ग के लिए हमारे पास चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें घूर्णन का केंद्र होगा। उसके बाद में घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा, जब हम इसे घुमाएंगे घूर्णन केंद्र के अकॉर्डिंग तो कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, 4 बार। उसके बाद में इसमें कोण कितने डिग्री का होगा, इसमें कोण आएगा 90 डिग्री का। उसके बाद आयत, आयत में घूर्णन केंद्र होगा और इसमें घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा, 2, क्योंकि ये 2 बार एक जैसा दिखाई देगा। और इसमें जो हमारे पास कोण आएगा वो कोण हमारे पास बनेगा 180 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज में घूर्णन केंद्र होगा और घूर्णन केंद्र के लिए हमारे पास जो सममिति घूर्णन सममिति का क्रम है वो यहाँ पे आएगा 4 और इसमें कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। उसके बाद समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज में घूर्णन केंद्र होगा, इसमें सममिति का क्रम कितना होगा, 3 और इसमें कोण कितने डिग्री का आएगा, 120 डिग्री का। उसके बाद समषड्भुज हैं, समषड्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 6, तो इसमें केंद्र तो होगा घूर्णन केंद्र, इसमें जो क्रम है वो क्या होगा, 6 और इसके लिए जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का। फिर हमारे पास दिया है इसने वृत्त, वृत्त में हमारे पास घूर्णन केंद्र है, सममिति का क्रम क्या है, असीमित, और इसके लिए हमारे पास जो कोण है वो कोई भी कोण हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, कोई निश्चित मान हम इसका नहीं बता सकते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में घूर्णन केंद्र तो होगा, इसमें घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा हमारे पास, 1 और इसके लिए जो हमारे पास कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का। तो हमारे पास जो सारणी थी चौथे क्वेश्चन की वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके लिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां जो क्वेश्चन दिया है, 5वें क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसे हम लिखेंगे पहले, उसके बाद हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास 5वां प्रश्न दिया है, इसने क्या दिया है 5वां प्रश्न, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 5, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममिति और और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हों, घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो इसने पूछा है कैसे चतुर्भुजों के नाम बताने हैं जिसमें हमारे पास रैखिक सममिति भी हो और घूर्णन सममिति का जो क्रम है वो 1 से ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमारे पास इसका उत्तर है वर्ग। आंसर क्या है इसका, वर्ग। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है इसने कहा है किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर, 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर
वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोण, इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोण के लिए भी हो सकता है। कोणों के लिए भी हो सकता है। तो हमारे पास इसने पूछा है कि कोई आकृति है जिसको केंद्र के परितः केंद्र के अनुसार अगर घुमाया जाए तो वो 60 डिग्री के कोण पर घूमने के बाद वो अपने प्रारंभिक स्थिति जैसे दिखाई देती है। अब इसने पूछा ऐसे और कौन कौन से कोण होंगे जहां पे वो एक जैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमारे पास वो कोण बनेंगे, 60 के पहाड़े में आ जाएंगे। पहले तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया जिस पे दिखाई दे रहा है, फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर हमारे पास आ जाएगा 300 और फिर आ जाएगा 360। तो ये कोण हैं जिन पर वो अपनी पहले कंडीशन जैसे प्रारंभिक स्थिति जैसे दिखाई देगी। उसके बाद में हमारे पास लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, क्या हमें कोई प्रश्न नंबर 7, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती हैं, घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती हैं जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों, जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों। तो घूर्णन के कोण पहला दिया है हमें 45 डिग्री और दूसरा इसने दिया है 17 डिग्री। तो जब हमारे पास घूर्णन कोण दिया है तो घूर्णन कोण जो है उसका भाग 360 में जाना जरूरी होता है। अगर 360 में भाग जा रहा है तो वो कोण बन सकता है, वरना कोण नहीं बन सकता। तो 45 का भाग 360 में देंगे तो भाग जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो सकता है। और 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग देने पर ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये 17 डिग्री कोण इसके लिए नहीं हो सकता। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 14वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।